हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखो, आज मैं क्लास 10th के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन एक नया चैप्टर है। अब देखिए, सबसे पहले आपको मैं हेरिडिटी के बारे में बताऊंगा। हेरिडिटी क्या है? देखिए, अभी तक जो आप लोग पढ़ते आए हैं वो हमारी बॉडी से रिलेटेड चीज़ें थी। पीछे जो चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो हमारी बॉडी के इंटरनल आर्गन के का उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, ये सब चीज़ें थी। अब जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो चीज़ है हमारी लाइफ में जो हमारे लक्षण हैं, आनुवंशिक लक्षण हैं, जो हमें अपने पेरेंट्स से, माँ बाप से मिलते हैं, वो लक्षण कैसे हैं, वो कैसे आते हैं हमारे यहाँ, कैसे कोई संतान अपने पेरेंट्स की तरह होती है, कैसे घोड़े का बच्चा घोड़े की तरह होता है, आम के पौधे से आम ही का पौधा बनता है, आम के पेड़ से आम का ही पौधा बनता है, गेहूं से गेहूं का ही पौधा बनता है। तो ये जो लक्षण हैं, ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट होते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे पास ऑन होते हैं, इसी चीज़ की स्टडी हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग हेरिडिटी का मतलब समझिए। हिंदी में कहते हैं आनुवंशिकता। हेरिडिटी का मतलब है आनुवंशिकता, ठीक है। आनुवंशिकता का मतलब है कि अगली जो जनरेशन, जो पिछली जनरेशन है, उस जनरेशन से अगली जनरेशन में, अगली पीढ़ी में लक्षणों का ट्रांसफ़र होना, कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना, ये हेरिडिटी कहलाती है। हर पीढ़ी से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में देखो, कोई भी बच्चा होगा, उसके माँ बाप के लक्षण उस बच्चे में आते हैं। अगर मैं ये कहूँ, पिता में उसके बालों की बनावट, चेहरे की बनावट, आँखों की बनावट, आँखों के आई बॉल का कलर, नोज़, फेस, शरीर की लंबाई, ये सभी चीज़ें फादर्स में एक अलग होंगी। मदर में जो मदर के कैरेक्टर आए हैं उधर से, मैटरनल साइड से, वो अलग होंगे। अब वो दोनों चीज़ें ही पास ऑन हो रही हैं अगली जनरेशन में। इसी चीज़ को हेरिडिटी कहा जाता है। अब ये जनरेशन टू जनरेशन थोड़ा थोड़ा वेरिएशन भी होता रहता है। इस पृथ्वी पर जुड़वा बच्चे जो बिल्कुल या तो दोनों भाई हों या दोनों ही बहनें हों, जिसको फ्रैटर्नल ट्विंस कहा जाता है, इनको छोड़ के कोई भी दो ऑर्गेनिज्म, कोई भी दो व्यक्ति, कोई भी दो महिलाएं एक समान नहीं होते। सब में थोड़े थोड़े वेरिएशन होते हैं। आप कहीं भी खेत में घूम के आ जाइए, कोई दो पौधा आपको एक तरह का नहीं दिखाई देगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो संतानें बनती हैं वो अपने पेरेंट की तरह तो होती हैं, लेकिन टोटली पेरेंट की तरह, 100% पेरेंट की तरह नहीं होती हैं। थोड़े थोड़े चेंजेस, थोड़े थोड़े वेरिएशन उनमें होते हैं, माँ बाप से थोड़ा अलग। ये वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही आते हैं। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि गैमिट्स बनते हैं, गैमिट्स फॉर्मेशन होता है। गैमिट्स क्या है? ऐसी सेल्स जिनमें पिता के या माता के लक्षण हों, उनको गैमिट्स कहा जाता है।
जब वो दोनों मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, तो दोनों लक्षण बच्चे में आते हैं। तो थोड़ा सा अंतर तो होगा ही उस बच्चे में, उसके माँ बाप में। सारे लक्षण आते हैं, कुछ लक्षण बिल्कुल अलग होंगे। अब धीरे धीरे क्या होता है, ये वेरिएशन पीढ़ी दर पीढ़ी होते होते कुछ पीढ़ी के बाद वो संतानें अपने 3-4 पीढ़ी से बिल्कुल ही अलग दिखाई देती हैं। उसको कहता है कि ये वेरिएशन एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, धीरे धीरे जमा होते 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 नीचे के संतानों में वो वेरिएशन ज़्यादा हो गए और अपने 3-4 पीढ़ी वाले पहले वाले लोगों से बिल्कुल ही अलग हो गए। ये हल्का हल्का वेरिएशन होता है। अब इनहेरिटेंस की बात हम कर रहे हैं, आनुवंशिकता की बात कर रहे हैं। तो आनुवंशिकता के मामले में लगभग 1864-65 कह सकते हैं, इसके पहले किसी को भी पता नहीं था आनुवंशिकी कैसे होती है। क्या कोई नियम कानून है, कोई सिद्धांत है, या रैंडम होता है, इसके बारे में कुछ भी किसी ने कुछ नहीं बताया था। लेकिन एक वैज्ञानिक कहेंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, मैं नाम लिखता हूँ, ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका जो समय रहा हुआ है, ये 1822 में पैदा हुए थे और 1800 मेरे ख्याल से 84-85 यहाँ तक का इनका समय रहा हुआ है। ठीक है, 1822 में पैदा हुए थे, 1884 ये इनका समय रहा हुआ है। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया एक देश है यूरोप में, ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। इन्होंने जो अपनी शिक्षा पूरी की तो एक चर्च में मॉन्क बन गए। मॉन्क पादरी, उसे पादरी वगैरह होते हैं ना, तो पहले शिक्षा का केंद्र तो चर्च ही होते थे। हम लोग के यहाँ भी आप लोग सुने होंगे कि पहले बच्चों को आश्रम में ही पढ़ाया जाता था, गुरु के पास बच्चे जाते थे, आश्रम में पढ़ते थे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल भी अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद एक चर्च में पादरी हो गए, मॉन्क हो गए। वहाँ पर काफ़ी दिन तक काम करते 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 कुछ एजुकेशन का भी काम करते थे, कुछ अपना एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे। उनके दिमाग में ये बात आई कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ये पता लगाया जा सके कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। सॉरी। उन्होंने वहाँ के बगीचे में, उस चर्च के बहुत ज़मीन होती थी, बगीचे में बहुत सारे फल फूल सब्जियां लगाई जाती थी। तो उन्होंने सोचा कि ये जो मटर का पौधा है, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो है मटर के पौधे पर, जिसको गार्डन पी कहा जाता है, गार्डन पी, मटर का पौधा, इसका बॉटनिकल नेम है पाइजम सटाइवम। ये इसका बॉटनिकल नेम है, पाइजम सटाइवम। तो मटर के जो गार्डन पी है, इस पौधे पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद, इनका एक्सपेरिमेंट लगभग 1856 से 1864-65 तक चला। तब तक पूरा हो चुका था। अब इतना समय पहले इतना ज़्यादा साइंस का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। ये जो आजकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह हैं, इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ था। मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट को मैनुअली कर रहे थे। मेंडल मैथमेटिक्स के भी टीचर या स्टूडेंट जो भी कहें रह चुके थे। उन्होंने
स्टैटिस्टिक्स को भी इसके साथ अप्लाई किया, मतलब मैथ को बायो के साथ जोड़ा, एक एक चीज़ की गणना करके रखिए, पूरा लिखते जाते थे कि मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो इसमें आगे क्या हो रहा है, उसके आगे क्या हो रहा है, एक एक चीज़ रिटर्न लिखते जाते थे और उसकी पूरी गणना करते जाते थे। तो कहा जाता है कि इन्होंने मैथ को बायो के साथ जोड़ के बिल्कुल एक्यूरेट फिगर रखी। 1865 में साइंस कॉन्फ्रेंस हुई, साइंस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को रखा। अब उस समय तक यूरोप या दुनिया के जो भी वैज्ञानिक वहाँ आए थे, किसी ने इनकी बात को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया। मैं इनके एक्सपेरिमेंट की बात और आगे करूँगा, इन्होंने कौन कौन से निष्कर्ष निकाले थे मैं अभी आगे करूँगा। उस समय किसी ने इनकी बात को ध्यान नहीं दिया, बात आई गई हो गई। अब 65 के 35 साल बाद, 35 ईयर्स आफ्टर 35 ईयर्स, 35 साल बाद लगभग 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने अपने अपने देश में अलग अलग एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने किया था। 3 वैज्ञानिकों ने उन वैज्ञानिकों का जो रिजल्ट आया, जब उन्होंने आगे साइंस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी, मालूम है कि ये तो पहले ही मेंडल कर चुके हैं, जो एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट तो मेंडल पहले ही कर चुके हैं। तो बाद में उन लोगों ने सारे एक्सपेरिमेंट को मेंडल के नाम से मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऐसा करके रखा। मैं थोड़ा इसे यहाँ कर दूँ ऐसे, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। अब देखिए, मेंडल ने, मैंने बताया उन्होंने अपना सारा एक्सपेरिमेंट गार्डन पी पर किया है। अब उन्होंने गार्डन पी को ही क्यों सेलेक्ट किया, मेंडल ने गार्डन पी को ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों सेलेक्ट किया। अब थोड़ा सा इधर से लाइन बदलता हूँ। मान लो मेंडल किसी व्यक्ति पर एक्सपेरिमेंट करते, तो आमतौर से तो उनकी उम्र 25-30 साल हो ही गई होती। अगर किसी बच्चे पर एक्सपेरिमेंट करते तो वो बच्चा जब बड़ा होता 25-30 साल का, तब तक तो मेंडल की उम्र भी 50 साल हो जाती। फिर उसके बाद और आगे एक्सपेरिमेंट करते कि उस बच्चे के माँ बाप कैसे थे, वो बच्चा कैसा है, उसकी अगली पीढ़ी कैसे हो रही है। तो मालूम हुआ कि तीसरी पीढ़ी में ही, मतलब दूसरी बार तीसरी पीढ़ी में जाता तो मेंडल की भी डेथ हो जाती 70-75 साल में। तो आमतौर से कहा जाता है कि मेंडल ह्यूमन बीइंग पर एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, इम्पॉसिबल तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट था। अब यहाँ आता हूँ, मटर को चुनने का क्या कारण था। तो सबसे पहले जो गार्डन पी है, मटर है, मटर का पौधा कहीं भी आसानी से उगाया जा सकता है। आप लोग देखते हैं खेतों में, कहीं भी मटर का बीज डाल तो फट से पौधा निकल जाता है। तो मटर के पौधे को कहीं भी आसानी से उगाया जा सकता है, ये पहली चीज़। मटर का पौधा, उसमें फूल जल्दी आते हैं, उसमें फलियां जल्दी लगती हैं, एक ही साल में 2-3 बार उगा सकते हैं, एक ही साल में 2-3 एक्सपेरिमेंट, 2-3 पीढ़ियों का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मटर के, ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, मटर के पौधे में कंट्रास्ट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है। अब कंट्रास्ट कैरेक्टर क्या कहेंगे, क्या होते हैं, थोड़ा ये समझ लीजिए। जिसको ट्रेस्ट कहते हैं, लक्षण कहते हैं, तो कंट्रास्ट कैरेक्टर क्या होते हैं। कंट्रास्ट कैरेक्टर ये हैं, एक ही कैरेक्टर 2 रूप में पाए जाएं। जैसे मान लीजिए आँखों के जो आई बॉल है, आइरिस, इसके कलर का लीजिए। कुछ लोगों की आई बॉल का कलर ब्लैक होता है, कुछ लोगों की आई बॉल का कलर भूरा ब्राउन होता है,
कुछ लोगों का नीला भी होता है, मैं दो ही लेके चलता हूँ, ब्लैक एंड ब्राउन। मटर में दो तरह के फूल लगते हैं, पर्पल कलर के, वाइट कलर के। तो अगर फूल के फ्लावर के कलर को लिया जाए तो कलर ही है, लेकिन इसके दो ट्रेट हैं, दो ट्रेट्स हैं, एक पर्पल कलर भी है, एक वाइट कलर भी है। मटर का पौधा लंबा भी होता है, कुछ छोटे पौधे भी होते हैं। तो टालनेस को देखा जाए तो भी दो कैरेक्टर मिल जा रहे हैं, लंबे पौधे, बौने पौधे। मटर के पौधे में जो फूल लगते हैं तो कुछ फूल ऐसे यहाँ भी लगते हैं और कुछ फूल टर्मिनल भी लगते हैं। तो मटर के पौधे में दोनों साइड में फूल, ये भी है, फ्लावर जो है टर्मिनल भी हैं, एक्सियल भी हैं, दोनों तरह के फूल लगते हैं। मटर के पौधे में जो मटर के दाने होते हैं, मटर के दाने, बीज, सीड, वो बिल्कुल गोल गोल भी होते हैं और कुछ सिकुड़े सिकुड़े भी होते हैं। कुछ बीज येलो भी होते हैं, कुछ ग्रीन भी होते हैं। तो अगर इनको देखा जाए मटर के पौधे में तो कई सारे कंट्रास्ट कैरेक्टर मिल रहे हैं। तो अगर एक कैरेक्टर का दो रूप मिल रहा है तो अगली पीढ़ी में कौन सा कैरेक्टर कैसे आ रहा है, उसका क्या लक्षण प्रकट हो रहा है, इजीली स्टडी की जा सकती है। तो इसीलिए मटर की इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर के पौधे को ही चुना। अब कुछ शब्दावली इसमें आती हैं, जैसे ट्रेट ही समझ लीजिए, ट्रेट, कंट्रास्ट कैरेक्टर्स, कंट्रास्ट कैरेक्टर्स, इसको ट्रेट्स कहते हैं। जीन्स, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में डीएनए होते हैं और डीएनए किस चीज़ से बने होते हैं, जीन्स से बने होते हैं। तो ये जीन्स होते हैं जो कि हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं। कह सकते हैं कि आनुवंशिक लक्षण इन्हीं पर होते हैं। एक जीन्स जो हैं आनुवंशिक लक्षणों को ही लेके एक से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अब उसके बाद देखिए, एक शब्द आता है डोमिनेंट भी आएगा जब मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो डोमिनेंट, डोमिनेंट क्या होता है, कैसे कहते हैं, प्रभावी। इसके अगेंस्ट एक आएगा रिसेसिव, रिसेसिव अप्रभावी। थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। देखिए, डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर हैं जो अगली पीढ़ी में प्रकट हो जाए, रिसेसिव वो कैरेक्टर हैं जो अगली पीढ़ी में छिपे रहें। अब मान लीजिए मैं मटर के फूल की ही बात करता हूँ। मटर के फूल में मैंने बताया एक पर्पल कलर के फूल वाला भी मटर होती है, वाइट फ्लावर वाली भी मटर होती है। लेकिन इन दोनों से जो नए पौधे बनेंगे, नए बीज बनेंगे, नए पौधे बनेंगे, तो अगर एक पौधा मटर का सफ़ेद फूल वाला है, एक पर्पल फूल वाला, तो अगली पीढ़ी में वो फूल कैसे होंगे? ऐसा तो है नहीं कि मटर का आधा फूल पर्पल कलर का हो, आधा फूल वाइट कलर का हो। एक ही कलर का होगा, चाहे वाइट होगा चाहे पर्पल होगा। तो अगली पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई दें कि हाँ ये लक्षण जो है ये हमको पिछली पीढ़ी से आ गया, दूसरा लक्षण नहीं आया है, तो जो दिखाई देगा प्रभावी उसको कहेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो कहेंगे कि पर्पल कलर डोमिनेंट है। जो दूसरा हाइड हो गया है, छिप गया है, उसको रिसेसिव कैरेक्टर कहेंगे। तो मटर के पौधे में जो है पर्पल कलर डोमिनेंट होता है, वाइट कलर रिसेसिव होता है। टालनेस ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ड्वार्फनेस बौनापन ये रिसेसिव कैरेक्टर है। उसके बाद और आएगा, और शब्द आएंगे, इसको हटा दूं। होमोजाइगस,
हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ये भी शब्द आएंगे। अब देखिए ये थोड़ा सा जेनेटिक इसमें है, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस में। मान लीजिए पर्पल कलर का फूल है और ये भी पर्पल कलर का है, इन दोनों से जो नया पौधा बनेगा उसमें जो फूल निकलेंगे वो भी पर्पल निकलेंगे, ये बिल्कुल प्योर है। तो जो होमोजाइगस होते हैं वो बिल्कुल प्योर होते हैं, उनके दोनों जीन्स बिल्कुल समान होते हैं। लेकिन जो हेट्रोजाइगस होते हैं, अगर मैं यहाँ वाइट कर दूँ और यहाँ पर जब दोनों का होगा तो ये डोमिनेंट है तो पर्पल कलर के ही फूल आएंगे। तो ये जो होगा ये प्योर नहीं होगा, ये इम्प्योर होगा। इसको हाइब्रिड भी कहते हैं, हाइब्रिड है, ये प्योर नहीं है, इम्प्योर, दोनों का मिक्स है। पर्पल तो कलर दिखाई दे रहा है फूल का, लेकिन वाइट वाला भी तो इसमें छिपा हुआ है। तो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस ये हो गया। और भी शब्द आएगा फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप आउटर अपीयरेंस, आउटर अपीयरेंस। जीनोटाइप जेनेटिक स्ट्रक्चर, जेनेटिक स्ट्रक्चर। अब देखिए जैसे मैंने इसमें बताया पर्पल कलर वाइट कलर, बाद में जो पौधा बना उसमें भी पर्पल कलर का फूल आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है अपीयरेंस। ये क्या है? फिनोटाइप। लेकिन जेनेटिक कैरेक्टर इसका कैसा है वो मैं भी आगे और ज़्यादा डिस्कस करूँगा, वो अगले वीडियो में जाएगा। तो वो कहलाता है जीनोटाइप, जेनेटिक कैरेक्टर। इसमें कौन कौन से जीन्स हैं, इसमें कौन से जीन्स हैं, तो इसमें कौन से जीन्स आ रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं कह दूँ पर्पल का इसमें P है, वाइट का इसमें W है, तो इसमें जो आएगा P आएगा W आएगा, दोनों का मिक्स हो गया, ये इसका जेनेटिक कैरेक्टर ये है। लेकिन ये भी पर्पल है, ये भी पर्पल है, दोनों का आ गया, दोनों P पर्पल रहेगा। ये फिनोटाइप क्या है इसका? ये आउटर देखने में दोनों ही पर्पल कलर के हैं, लेकिन जेनेटिक कैरेक्टर अलग है, P। इसको हम लोग बाद थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, जब मेंडल के नियम को हम लोग पढ़ा जाएगा उसमें और ज़्यादा डिस्कस किया जाएगा। ये कुछ शब्द हैं जो बार बार इसमें आएंगे, इसलिए इनको बताना बहुत ज़रूरी था। अब मेंडल ने जो नियम बनाए, तो मेंडल ने 3 नियम बनाए। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, नंबर 1 लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये पहला नियम। दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दूसरा नियम। और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स, और थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को, जो उसने 1856 से 1864-65 तक किया, 9 सालों में लगभग, तो इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर उसने इनहेरिटेंस के 3 नियम बनाए। वो 3 नियम कौन कौन से हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम कहते हैं इसको, प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स, ये सेकेंड नियम है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तीसरा नियम है।
तो 3 नियम बनाए। मैं आपको एक समझा देता हूँ, 2 फिर अगले वीडियो में जाएगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में समझा देता हूँ, ठीक है। इसको था मिटा दूँ। लॉ ऑफ डोमिनेंस नंबर 1 है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसको कहते हैं प्रभाविता का नियम। देखो, मैं लंबे पौधे की लंबाई और पौधे की छोटाई, लंबा पौधा बौना पौधा, इस कैरेक्टर को लेके चल रहा। तो पेरेंट में, पेरेंट के लिए P लिखते हैं। ये मान लो एक मान लो टाल पौधा, दूसरा बौना है तो ड्वार्फ, इसको ड्वार्फ मान लो, बौना पौधा। लंबा, मटर के पौधे लंबे भी होते हैं तो कुछ पौधे बौने भी होते हैं। एक लंबा पौधा, एक बौना पौधा। अब जो जीन्स होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। ये सुन लीजिए आप, जीन्स हमेशा पेयर में होते हैं। टाल में जो जीन्स होंगे अगर प्योर है, पेरेंट जो है बिल्कुल प्योर है, लंबे से लंबे ही पौधे बनते जा रहे हैं, बौने से बौने ही पौधे बनते जा रहे हैं, वो पौधे लेते हैं। इसमें जीन्स कौन कौन सा होगा? कैपिटल टी, कैपिटल टी। इसमें जीन्स, अब ड्वार्फ के लिए इसी का स्मॉल पोर्शन ले लेते हैं, स्मॉल टी, स्मॉल टी, संकेत ले लेते हैं, ये सब सिंबल हैं। स्मॉल टी ड्वार्फनेस के लिए है, कैपिटल टी टालनेस के लिए है। जब गैमिट बनेंगे तो ये गैमिट अलग अलग हो जाते हैं, स्पर्म बनते हैं, एग बनते हैं, सब अलग अलग हो जाते हैं। तो एक गैमिट तो ए बन गया, कैपिटल टी, एक गैमिट ए बन गया, एक गैमिट ए बन गया, एक गैमिट ए बन गया। अब देखिए, चांस की बात है, अगर इसको हम फ्लावर का पॉलन ग्रैंड मानते हैं, इसको फ्लावर का ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर एक सेल मान लेते हैं, तो अगर ये वाला बाय चांस ये वाला इससे मिल जाए तो क्या बनेगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये बनेगा। ये वाला इससे मिल जाए तो कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब ये इससे मिल जाए तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये इससे मिल जाए तो कैपिटल टी, स्मॉल टी। यही संभावना है ना। ये दोनों में से किसी से मिल सकता है, ये बनेगा, ये किसी मिल जाए, ये बनेगा। अब ये जो चारों चीज़ें हैं, यही संभावना बनती है। कई जगह लोग पनेट बॉक्स भी बनाते हैं, तो मैं वही बना के बता दूंगा आपको। देखो ऐसे ऐसे, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये इससे, फिर ये इससे, कैपिटल टी, स्मॉल टी, फिर ये इससे, कैपिटल टी, स्मॉल टी। बिल्कुल सेम चीज़ है, यही संभावना है। अब देखो, कहा मेंडल ने कि इन दोनों लक्षणों में से एक लक्षण प्रभावी होगा। हमने क्या लिया है? लंबाई लिए, पौधे की लंबाई। तो पौधे की लंबाई में जो टालनेस है, जो ड्वार्फनेस है, ये जीन अगर इस जीन से मिलता है तो ये तो प्रकट होगा, इसको हाइड कर देगा, इस वाले लक्षण को दबा देगा, जो अपीयर नहीं होगा, हमें दिखाई नहीं देगा। दोनों ही जीन्स हैं, लेकिन इसकी वजह से ये पौधा बाद में कैसा होगा? टाल होगा, लंबा होगा। इसमें भी कैपिटल टी आया है, ये भी टाल होगा। इसमें कैपिटल टी आया है, ये भी पौधा टाल होगा, ये भी पौधा टाल होगा। सभी में कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी है। इसका मतलब ये है कि पौधों में टालनेस वाला लक्षण डोमिनेंट है, लंबाई वाला लक्षण डोमिनेंट है, बौनेपन को दबा देता है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगर हम फ्लावर के कलर की बात करें तो पर्पल कलर डोमिनेंट है। अगर पर्पल कलर और वाइट कलर का आपस में क्रॉस कराया जाए तो ये दोनों सभी पौधे
में फिर बाद में जो पौधा नया होगा प्रोजनी, उसमें सभी में जो फूल निकलेंगे वो पर्पल कलर के निकलेंगे। इसका मतलब कि पर्पल कलर जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। यहाँ पर लंबाई जो है, टॉलनेस जो है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। इसमें सब के सब टॉल 100%। अब इसको क्या कहेंगे? F1 जेनरेशन, F1 फर्स्ट फिलियल जेनरेशन, फर्स्ट फिलियल जेनरेशन, हिंदी में कहते हैं प्रथम पुत्री पीढ़ी। ये पेरेंट हैं, ये इनके बच्चे हैं। इनको हम लोग ऑफ स्प्रिंग कहते हैं या प्रोजेनी भी कह सकते हैं। प्रोजेनी एनिमल्स में देखेंगे तो ये इनको प्रोजेनी भी कहा जाता है। ये सब एक ही चीज़ हैं, आगे की संतान। लेकिन इसको F1 जनरेशन, प्रथम पुत्री पीढ़ी कहा जाता है। इसमें सबके 100% टाल, 100% टाल प्लांट्स निकलेंगे मटर के। ये फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में, लॉ ऑफ डोमिनेंस का है कि अगर एक ही कैरेक्टर के दो ट्रेट्स जिनका आपस में क्रॉस कराया जाए, यहाँ क्रॉस लिख सकते हैं दोनों का, क्रॉस मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन, इस फूल का उस फूल पे, चाहे इस फूल का इस फूल पर। तो अगर पेरेंट्स में बिल्कुल प्योर टाल पौधा, बिल्कुल प्योर ड्वार्फ पौधा इनका क्रॉस कराया जाए तो अगली पीढ़ी में जितने होंगे वो सब के 100% टाल प्लांट होंगे, क्योंकि एक लंबाई जो है इसमें डोमिनेंट है। ठीक है, अगले जो दो नियम हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज इतना है, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी।